अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। 3 कस्मों की बाज़गश्त इस वक्त मुल्क में बरकरार है। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक मुलाकात हुई, गालिबन एक मुलाकात हुई क्योंकि ये ऑन द रिकॉर्ड नहीं थी, और 2 सीनियर सहाफ़ियों मुजीबुर रहमान शामी और मोहम्मद मालिक साहब ने इस मुलाकात के बाद बताया कि उन्होंने 3 कस्में खाई, तीनों बड़ी कस्में खाई। जेब में कुरान मजीद मौजूद था, वो बाहर निकाला, उस पर हाथ रखा, अपनी वालिदा की कब्र की कसम खाई और ये भी कहा कि उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब ना हो अगर वो झूठ बोलें। और उन्होंने 3 बड़ी और बुनियादी बातें कि उन्होंने ये कहा कि एक तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 2019 में जब इलाज की गर्ज से लंदन गए तो उसमें उनका कोई किरदार नहीं था, उन्होंने उसको फैसिलिटेट नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जो इमरान खान साहब की हुकूमत है वो ख़त्म हुई, उसके हवाले से अमेरिका के साथ मिलकर उन्होंने कोई साजिश नहीं की, कोई उसमें उनका किरदार नहीं था। और तीसरा मामला जिसमें उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि आखिरी वक्त तक, आखिरी एक्सटेंशन के लिए ना तो उन्होंने किसी से बात की, ना किसी को मजबूर किया, ना किसी को कहा। लेकिन हैरानकुन तौर पर इस हवाले से जो ऑन द कॉन्ट्ररी मामलात मार्केट में मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नवाज हो, कोई भी इन तमाम मामलात के ऊपर वेट करने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ ऐसा ही हुआ। इन मामलात पर तो बात होगी, लेकिन आज जो गुफ्तगू है उसका आगाज़ आज की एक बड़ी डेवलपमेंट से करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अज़मा बुखारी साहिबा, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब हैं, और गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अज़मा बुखारी साहिबा, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। पहले तो ये बताइएगा कि आज आपने आई एम श्योर के देखा होगा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो कारोबारी अफराद हैं उनके साथ एक मुलाकात की है, और उस मुलाकात में आरिफ हबीब साहब मारूफ बिजनेसमैन हैं, उन्होंने कहा कि आपको यानी वज़ीर-ए-आज़म साहब को 2 तरफ हाथ बढ़ाना पड़ेगा, भारत के साथ तिजारत खोलनी पड़ेगी और अडियाला में बैठे हुए शख्स के साथ मामलात ठीक करने पड़ेंगे। अब अडियाला जो है वो पंजाब में आता है, पंजाब में अडियाला जेल का सफ़र तय करने के लिए मुस्लिम लीग नवाज तैयार है, बातचीत का दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया। देखिए, गुजारिश ये है कि बातचीत तो किसी सेंसिबल और सेन आदमी से हो सकती है। जो बेचारा जेल में बैठ के भी मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं मार दूंगा, मैं फलाने को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं जो है वो ये सब करने के लिए वो तैयार बैठा है, उससे क्या ही बात होगी। और बात सियासी लोगों के साथ होती है, मुल्ज़िमान के साथ नहीं होती। जो इल्ज़ामात इमरान खान के ऊपर है वो कुछ सियासी नौयत के इल्ज़ामात नहीं है। उनके ऊपर बेटे से ख्याली तनख्वाह का केस नहीं है। उनके ऊपर जो है वो केसेस बहुत हीनियस केसेस हैं। 9 मई का केस जो है वो पाकिस्तान की तारीख में ना कभी हुआ, ना कभी अल्लाह करे हो। उसके ऊपर जिस तरह से इदारों के खिलाफ जो नफरत फैलाना, फिर उसके ऊपर अटैक करना, फिर 190 मिलियन पाउंड्स आपने बंद लिफाफे के अंदर, आप उनके कैबिनेट मेंबर्स बता चुके हैं कि बंद लिफाफे के अंदर जो है वो मंजूरी ली गई। वो एक केस अपने तौर पर मौजूद है। सही। साइफर का केस है, बहुत सारे और केसेस हैं, तो उनके ऊपर कोई सियासी केसेस नहीं है। वो एक मुल्जिम है, कानून अगर उनको छोड़ दे, कानून उनको जो है वो अगर बरी ज़िम्मा करार दे दे और वो सियासी लोगों से बात करने के लिए तैयार हो, वो तो सिर्फ दूसरे लोगों से बात करना चाहते हैं, सियासी लोगों से तो बात ही नहीं करना चाहते। तो हमें तो दीवारों से बात करने का शौक नहीं है ना। वो ये कहते हैं कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, वो ये कहते हैं कि जिनके हाथ में कुछ है, जो पावरफुल है, मैं तो उनसे बात करूंगा, ये तो पावरफुल का फेस है। हाँ, तो फिर ठीक है, फिर आपको ये सवाल मुझसे पूछना ही नहीं चाहिए। वो जो पावरफुलों से वो इतने अरसे से वो पता है आपको बिलक रहे हैं बेचारे, एनआरओ मांग रहे हैं। वो कहते हैं मैं बात करना चाहता हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, प्लीज मुझसे बात कर ले। अब उनके साथ कोई बात नहीं करता, बाहर पार्टी आके कहती है कि जी वो बस बहुत लोग मिलने आ गए। अलीमा खान जो है वो आके कहती है बड़ी मुज़ाकरात हो रहे हैं, बड़े लोग जो है वो कर रहे हैं। इमरान खान खुद कहता है मुझसे किसी ने बात ही नहीं की। तो ये जिनके बीच में जिनसे वो बात करना चाहते हैं वो इनसे बात करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, ये सवाल उनसे बनता है, मुझसे नहीं। अज़मा बुखारी साहब, बिल्कुल वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, नहीं चाहते, ये यकीनन उनकी सवाबदीद है। आपने अपना मौक़िफ़ दे दिया कि बड़े सीरियस नौयत के मुकदमात हैं और बात नहीं हो सकती। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ के पंजाब के सदर, सबसे बड़े सूबे के सदर, जहाँ पर आपकी सबसे ज़्यादा प्रेजेंस है, राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने ये कहा है कि अगर इमरान खान बातचीत के लिए तैयार हो जाते हैं, वो आएँ, बैठें, बताएं कि बानी की रिहाई चाहिए, तो रिहाई के लिए रास्ता निकाल सकते हैं। तो क्या हम समझें कि जिस शख्स ने बतौर वज़ीर दाखिला जब वो मौजूद थे, ये तमाम मुकदमात उस वक्त कायम हुए, वो किस तरीके से ये कह सकते हैं कि रिहाई का कोई रास्ता निकाल लेंगे अगर ये मुकदमात इतने सीरियस हैं? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि रास्ता निकाल लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर जो है वो मुज़ाकरात करें तो उनकी रिहाई हो सकती है। जो मैंने पढ़ा, जो मैंने देखा, उन्होंने शायद ये कहा
लेकिन जाहिर है इसके बारे में तो एक्सप्लेन राना साहब भी कर सकते हैं, मेरे लीडर हैं, मैं तो उनकी किसी बात को वो तो नहीं कर सकती। लेकिन ये जो उनके ऊपर केसेस हैं वो मुज़ाकरात के जरिए खत्म होने वाले केसेस नहीं हैं। वो इस वक्त अदालतों के अंदर मौजूद है और अदालतें ही हैं जो उनको रिलीफ पहले भी देती रही हैं। उनको एक एक डेढ़ डेढ़ मिनट में जो है वो 16-16 जमानतें मिलती रही है और उनको 6-6 जो जिन केसेस में वो आते थे उसके बाद भी जो है वो उनको जमानतें मिल जाती थी और वो लिंगर ऑन करते थे अपने केसेस को। 7 साल उन्होंने फॉरेन फंडिंग का केस भी चलाया। फिर वो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में जो है वो दावा बोलते थे लोगों के साथ, उनको वो भी दंदनाने की इजाजत होती थी, उसके ऊपर भी उनको जमानतें मिल जाती। तो ये वो एक खुशकिस्मत आदमी है जी। उनको उनको जो है वो हमेशा उनके साथ हर बंदा बहुत लीनिएंट रहा है, हर इदारा बहुत लीनिएंट रहा है। तो देखें कि उनके मुकद्दर में क्या लिखा है। तो हमारा इस ना केसेस के बनाने में कोई लेना देना है, ना हमारा सियासी इंतकाम का कोई मोटिव है। और आपने देखा होगा कि कल जो है वो फेडरल कैबिनेट जो है उसने ईसीएल से भी जो है वो नाम निकाले हैं बहुत सारे पीटीआई के रहनुमाओं के। और आपको वो वक्त भी याद होना चाहिए कि जब यही तकब्बुर से भरा हुआ शख्स जो है, जो इस वक्त अडयाला में है, वो कहता था मैं खाना भी बंद कर दूंगा, मैं इनके एसी भी उतार दूंगा, मैं इनको जो है वो किसी को छोड़ूंगा नहीं। और हमारे जो है हमारा एजेंडा कतई तौर पर सियासी इंतकाम का नहीं है। लेकिन तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि आप बहरहाल लीनियंसी नहीं दिखा रहे। अगर लीनियंसी दिखा रहे होते तो बुशरा बीबी साहिबा के इलाज मुआवजे के लिए, उनके चेकअप के लिए आप इजाजत दे देते। भाई मैं क्या करूं, मतलब उनको अब कौन आके उनकी जो है वो तसल्ली उनकी अल्लाह जाने कैसे होगी। उन्होंने पहले कहा कि मुझे शौकत खान के डॉक्टर के जरिए सामने मेरा जो है वो टेस्ट कराया जाए। वो बोर्ड बैठा, उस बोर्ड ने कहा कि इनको गैस्ट्रो का प्रॉब्लम है, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, मुझे जो है मुझे हार्ट का भी प्रॉब्लम हो गया, मुझे फलाना भी प्रॉब्लम हो गया, मैं किसी प्राइवेट जो है वो उससे कराऊंगी। वो प्राइवेट, फिर उनको एक इस्लामाबाद का जो सबसे बड़ा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वहां जो है वो उनके टेस्ट वेस्ट हो गए। वहां पे भी यही कहा गया कि जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकी ईसीजी भी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन ये कुछ जो है ना उनकी सेहत से ज्यादा उनके दिमाग का प्रॉब्लम है। वो मेरा ख्याल है कि कैद में रहकर वो थोड़ी सी डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं और उनको बुरे बुरे ख्याल और ख्याल आ रहे हैं। यही बातें वो पहले इमरान खान के दिमाग में भी डाला करती थी। आपको याद होना चाहिए ये वही मशहूर जमाना जहर है जिसका जिक्र इमरान खान साहब अपने जमान पार्क में बैठ के किया करते थे। और वो बताया करते थे कि मुझे एक जहर का पता है कि जिसको अगर दे दिया जाए तो उससे जो है वो इंसान की आहिस्ता आहिस्ता मौत हो जाती है। तो उनको शायद मतलब अपना जो है वो माजी याद आ रहा है या उन्होंने किसी के साथ कुछ किया है तो उनको अब खौफ हो रहा है कि शायद उनके साथ ये होगा। लेकिन ऐसी कतई के तौर पर कोई बात नहीं है। पहले भी 2 दफा उनका जो है उनके टेस्ट भी हो गए हैं, उनका मेडिकल उनको सब प्रोवाइड किया गया है। अब भी वो कहेंगे जनाब तो पूरा पूरा मैं समझती हूँ कि पूरा पंजाब छोड़ के जनाब मोहतरमा के शान अक़दस में जो है वो डॉक्टरों की टीम खड़ी कर देंगे जनाब। तो अज़मा साहिबा, जाहिर है कि जब कोई भी सियासी जमात है वो इलेक्शन लड़ती है, लड़ने के बाद हुकूमत बनाती है तो उसको सबसे बड़ा चैलेंज अपोजिशन होता है। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ के सामने अपोजिशन तो मौजूद है ही, लेकिन अपनी पार्टी में जो आवाज़ें खड़ी हो रही हैं इनका ज़रा समझाइए, ज़रा बताइए। एक तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो एक नई सियासी जमात लाने का इंदिया दे रहे हैं, पर तोल रहे हैं, प्रैक्टिकली काम शुरू कर दिया। सुना है लाहौर भी आ रहे हैं लाइक माइंडेड लोग, जाहिर है कि उनके मुस्लिम लीग नवाज़ में मौजूद हैं। तो आप लोगों को कोई परेशानी, कोई टेंशन कि आपके लोगों को तोड़ेंगे, इलेक्टेबल्स को, बड़े बड़े फेसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता। अपने खुद के जो उनकी सीट है वो उसके ऊपर कंटेस्ट कर ले और वहां जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। वो जब भी जीते हैं वो शेर के निशान पे जीते थे और उन्हीं को जो है वो वजीर आजम भी बनाया था मियां नवाज शरीफ साहब ने। लेकिन वो जो करना चाहते हैं शौक से करें। बहुत सारे लोग पहले भी ये कोशिश फरमा चुके हैं। चौधरी निसार साहब आपको याद होने चाहिए, वो एक रीसेंट जो जी। है वो हिस्ट्री है जिसके अंदर उन्होंने भी ये जो है फरमाया था और वो खुद की सीट भी जीतने के काबिल नहीं है। तो मुझे अफसोस है उनके बारे में ये कहते हुए। लेकिन बहुत मायूस किया है खाकान अब्बासी साहब ने। लेकिन उनका हक है वो जो करना लेकिन चाहें। ये जो सीनियर लोग हैं इनका इनका शिकवा ये है, ये कहते हैं कि हम बच्चों के नीचे काम नहीं कर सकते। हम गालिबन उनका वो सीधी बात है, वो इशारा यही करते हैं, वो खुलकर भी बात करते हैं कि मरियम नवाज साहिबा के अंडर काम नहीं कर सकते। नवाज शरीफ साहब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, शहबाज शरीफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जाहिर है कि चेंज एक आता है। अल्टीमेटली अब लग ये रहा है कि मुस्लिम लीग नून के पार्टी मामलात अब मरियम नवाज साहिबा के
हाथ में आ चुके हैं, ऐलान बाकी है कि ये जानशीन है पार्टी की, इन्होंने ही आगे चलकर इसकी क़यादत संभालनी है। तो इज़ दैट द वन फैक्टर? और मरीम नवाज साहिबा जो इतने अरसे से चलने वाले लोग हैं, जो ये एतराज़ करें कि हम इनके साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, तो उनको ये यकीन दिलाने के लिए तैयार नहीं है कि मेरी मौजूदगी में मामलात वैसे ही चलेंगे जैसे बड़े मियाँ साहब के दौर में वक्त में चल रहे थे? उन्होंने पहले भी हमेशा से किया है। अगर जब खाकान अब्बासी साहब उनके खिलाफ भी बोल रहे थे, अब तो खैर चूंकि आप कह चुके हैं कि वो हमारी पार्टी में नहीं है और वो ज़ाहिर अपनी पार्टी बना रहे हैं, तो हमारे से तो उनका ताल्लुक होना नहीं चाहिए। मुझसे ये सवाल आपको पूछना ही नहीं चाहिए। चलें, लेकिन जावेद लतीफ साहब जब वो आपकी हमारी पार्टी में में थे, जी जी, जब वो हमारी पार्टी में थे तब भी जो है वो इज्जत बड़ों को देना जो है ना, वो मरीम नवाज शरीफ साहबा के खानदान की तरबियत है। बड़ों को जो है वो गेट पे लेने जाना, बड़ों को जो है वहां पे छोड़ना, बड़ों की ताजीम करना, ये उनकी तरबियत का हिस्सा है और उन्होंने हमेशा सभी को दी है। लेकिन ये होता है, हर पार्टी में होता है। बेनजीर भुट्टो साहिबा को भी कुछ ऐसे ही अंकल्स फेस करने पड़े थे जब वो सामने आई थी कि कुछ अंकल्स जो हैं वो खामखा उनको ये प्रॉब्लम हो जाता है कि वो बच्चों के साथ नहीं चल सकते। हालांकि बच्चा तो इनमें से कोई भी नहीं है, तमाम लोग सियासी लोग हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, वो उनकी मर्जी है, वो जो मर्जी करे। मैं नहीं समझती कि वो इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें उसको रिस्पॉन्ड करना तो चाहिए। बेनजीर भुट्टो साहिबा ने तो जो अंकल्स हैं उनसे जान भी छुड़ाई थी और पार्टी को अपने बलबूते पर खड़ा भी किया था, अपने करिश्मा से, अपनी करिश्माती शख्सियत से उनको अपने दाम में भी लाई थी और फिर उन्होंने इक्तदार भी लिया था। बड़ी ज़बरदस्त और दबंग पॉलिटिक्स की थी। तो मरीम नवाज साहिबा, क्या अंकल्स जो हैं पार्टी में, जो इख्तलाफ राय रखने वाले हैं या जो ट्रबल मेकर्स हैं, उनको ओवरकम कर लेंगी या दब जाएंगी? नहीं, दबने वालों में से तो वो नहीं है, ये तो सबको पता है। और ना वो दबाना चाहती हैं किसी को। वैसे उनको, वो सबको साथ लेके चलना चाहती हैं। सबको जो है वो हमेशा इज्जत और तकरीम के साथ वो पार्टी के मामलात को पहले भी देखती रही हैं एज चीफ ऑर्गेनाइजर। और हम कतई तौर पर उनकी कोई ये नहीं है कि किसी को हमें साइड पे कर देना है, किसी को दबा जाना है या हमने दब जाना है। वो सबको साथ लेके चलना चाहती हैं। जो साथ चलेंगे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वो पार्टी को मजबूत करेंगे। वो मरीम नवाज साहिबा को मजबूती, उनकी मजबूती पार्टी की मजबूती है और वही फ्यूचर है मुस्लिम लीग नून का। तो वो अच्छी बात है। जो नहीं चलना चाहेंगे उनकी मर्जी है, उनको हम वो नहीं करेंगे जो वो कर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब तो आपकी पार्टी में नहीं है, आपने कहा कि सवाल उनसे हो तो ज्यादा बेहतर है। जावेद लतीफ साहब तो आपकी पार्टी में है ना? जी हाँ, बिल्कुल है जी। तो ये जावेद लतीफ साहब का समझाएं, वो जो भी गुफ्तगू कर रहे हैं, पहली बात तो ये कि ये इंप्रेशन जाके ही नहीं दे रहा। जो भी वो बात कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि ये दरअसल मैं नहीं बोल दी मेरे च मेरा यार बोल दा। ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बात कर रहे हैं, ये मरीम नवाज साहिबा बात कर रही। नहीं, ऐसा नहीं है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा को बोलने के लिए या मियां साहब को बोलने के लिए किसी की इजाजत की या किसी प्रॉक्सी की जरूरत नहीं है। जावेद लतीफ साहब हमारे बड़े लीडर हैं। उनकी एक पार्टी में एक हैसियत है। लेकिन जो भी वो गुफ्तगू कर रहे हैं, बेहतर है कि वो गुफ्तगू पार्टी के अंदर की होती तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन ये होता है, हर पार्टी में होता है। हर पार्टी में जो है वो जमहूरियत है, जाहिर है हर बंदे को अपनी राय और बात करने का हक है। वो अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन जो है वो नहीं जीत सके और ये एक तकलीफ उनको भी है, हम सबको भी है। तो हो जाता है कभी कभी इस तरह की बातें, इसको लेट गो करना चाहिए। आई कंप्लीटली एग्री कि जो पार्टियों का डिसिप्लिन है वो यही कहता है कि आपका इख्तलाफ राय है, आप पार्टी के अंदर करें। लेकिन अज़मा साहिबा, ये इख्तलाफ राय नहीं है, ये है बहुत संगीन इल्ज़ाम। वो कह रहे हैं 90 करोड़ रुपए आप जिस शहर में इस वक्त बैठकर मेरे से बात कर रही हैं, वहाँ मॉल रोड पर एक दफ्तर में बैठे हुए शख्स को दिए गए। 5 सीटें मैनेज की गई, बड़े मियाँ साहब के हलके में और उनके हलके में प्रीपोल धांधली की गई। ये इख्तलाफ राय नहीं है, ये है संगीन इल्ज़ाम। तो आपकी पार्टी ने उससे खुद को डिटैच नहीं किया है। मरियम औरंगजेब साहिबा जो पार्टी की सेक्रेटरी इतलात हैं, उनकी तरफ से या कोई शोकॉज नोटिस, कोई तादीबी कार्रवाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ही इन इल्ज़ामात पे कोई तहकीकात। नहीं, देखिए बात यह है कि इल्जाम तो इस मुल्क में हर बंदा बड़ा शौकिया लगाता है। किसी का जो दिल चाह रहा है वो कह रहा है। और मेरी दुआ है कि जो डेफेमेशन लॉ हम बना रहे हैं, जो पंजाब हुकूमत एक डेफेमेशन लॉ ला रही है, वो बहुत जल्द आ जाए, ताकि कम से कम ये जो एक फैक्ट्री होती है ना, जो भी जिसका दिल चाहता है वो जो मर्जी कह देता है, कम से कम उसको स्टॉप किया जा सके। जावेद लतीफ साहब के पास अगर इतनी सारी इंफॉर्मेशन है तो उनको जरूर रेलेवेंट फोरम पे ये लानी चाहिए। और इस बात को सिर्फ
टीवी पर कहकर छोड़ नहीं देना चाहिए, इसको फिर कैफरे के दांत तक पहुंचाना चाहिए इस बात को, इसके सबूत लाने चाहिए और पार्टी लीडरशिप के साथ भी शेयर करने चाहिए। इसको खाली टीवी पे बैठ के उनके, मैं एक मिनट, मैं चूंकि खुद उस जी शहर जी से ताल्लुक रखती हूँ, जी मैं भी शेखुपुरा से मेरा ताल्लुक है, तो वह शेखुपुरा में दो ग्रुप्स हैं। एक मैं अंकल कहती हूँ, अंकल जावेद लतीफ साहब का ग्रुप है, एक और अंकल है मेरे, उनका ग्रुप है, और उनकी आपस में कभी भी नहीं बनती। और ये फिर एक पार्टी के अंदर एक होता ना कि आपके मतलब ग्रुपिंग्स और आपके एक दूसरे से ना बनना, वो फिर समटाइम्स कुछ और अगली शक्ल ले लेती है। सो मेरा ख्याल है कि इसको बस यहीं पे छोड़ दें, अब इसके ऊपर कोई और बात करते हैं। इस इनके ऊपर आखिरी बात जो है वो सवाल, क्योंकि बड़ा अहम है, आप हुकूमत कर रही हैं, मरकज़ में आपकी हुकूमत है, पंजाब में आपकी हुकूमत है, ये दो बड़ी हुकूमतें हैं। वो कहते हैं ये हुकूमतें ज़बरदस्ती दी गई हैं। इज़ दैट करेक्ट? आप लोगों को ज़बरदस्ती हुकूमत थोपी गई है, आपके सर पर मुसल्लत की गई है? नहीं, थोपी गई तो नहीं कह सकते, हमें मजबूरन ये हुकूमत लेनी पड़ी, ये शायद सही जी फ्रेज होगा। जी इसलिए कि जो हमारी और ख्वाहिश और हमारा प्रोग्राम और सारी पॉलिसी प्लानिंग यही थी कि एक सिंपल मेजोरिटी होती, और सिंपल मेजोरिटी की हुकूमत को डिलीवर करना आसान होता है, उसका काम करना आसान होता है। लेकिन एक स्प्लिट मैंडेट आया, और एक ऐसा मैंडेट आया जिसमें एक अकेली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत नहीं बना सकती थी। सो आपको किसी ना किसी दो पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर हुकूमत बनानी पड़ती। उसके लिए जो है वो पीपल्स पार्टी ने कोशिश की कि वो पीटीआई के साथ हुकूमत बना ले। पीटीआई तो खैर उस वक्त है ही नहीं थी, सुन्नी तहरीक भी नहीं थी उस वक्त, वो कुछ आजाद उम्मीदवारों का ग्रुप था उसके साथ। लेकिन वो उन्होंने लिफ्ट नहीं गिराई पीपल्स पार्टी को, और उसके बाद ऑप्शन जो है वो सिर्फ पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ही बचते थे। और जाहिर है, और कोलिशन गवर्नमेंट 16 महीने की हमने चलाई है, उसके बाद हमने बहुत कुछ सुना और भुगता भी है। सो हमसे ज्यादा कौन जानता है कि कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो कैसे होती है, उसको चलाना तनी हुई रस्सी के मुताबिक होता है। लेकिन मुल्क के लिए या तो फिर यह है कि उस वक्त नई इलेक्शन जो है दोबारा हो जाते, और उसका पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता था, और पूरा जो निज़ाम है वो खत्म हो जाता, उसकी इजाजत जो है वो नहीं दी जा सकती थी। तो फिर जाहिर है, फिर ये एक हमेशा की तरह पीएमएलएन को जो है वो मुश्किल हालात में हुकूमत मिलती है, वो हमेशा चैलेंजिंग हालात में हुकूमत लेती है और उसके बाद डिलीवर करने की कोशिश करती है, जो हम आजकल कर रहे हैं। आज़मा बुखारी साहब मेरे साथ ही रहिएगा, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर जो इस वक्त हलचल है, उस मामलात के ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मेरे साथ आज़मा बुखारी साहिबा मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की रहनुमा और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब। बज़ाहिर यही लगता है कि आप लोगों की तैयारी पंजाब के लिए ही थी और यही था कि कोलिशन गवर्नमेंट मरकज़ में बनेगी, वरना मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं उनकी जो कोर टीम तस्वुर होते हैं उसमें मरीम औरंगज़ेब साहिबा हैं, आप हैं, हिना परवेज़ भट्ट हैं, सानिया आशिक हैं, इन सब ने जो मखसूस नशिस्तों के लिए अप्लाई किया वो पंजाब के लिए किया, मरकज़ के लिए नहीं किया। मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने भी, सब लोग हैरान थे कि वो मरकज़ की बजाय वो पंजाब में भी अप्लाई कर रही हैं और दोनों जगह प्रायोरिटी पे रखी गई हैं। तो आपको ये खटका तो था कि आप मरकज़ में शायद हुकूमत या तो ना बना पाएँ या फिर कोई अरेंजमेंट ऐसा हो कि बहरहाल पंजाब जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले होगा, ये पहले से तय था? ये तो जो है वो किसी हद तक पार्टी लीडरशिप के जो है वो ज़ाहिर है ये तो खैर उनका इख्तियार होता है। ये उनके उसमें था कि पंजाब में हमें बहुत एक स्ट्रॉन्ग हुकूमत बनानी है और पंजाब हमारा बैटलफील्ड है हमेशा से, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन जब मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने खुद पीएम बनने से जो है वो माजरत की और शहबाज साहब को नॉमिनेट किया, तो फिर उसके बाद मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो सबसे बेहतर ऑप्शन थी कि वो जो है ये पंजाब संभाले। और हर एक पार्टी जो है वो अपने अपने खुद प्लेस करती है किस किस शख्स की कहाँ कहाँ जरूरत होगी, और इसमें मैं नहीं समझती कि कोई प्रॉब्लम की बात है कि कौन कहाँ है। अगर मरियम औरंगजेब साहिबा जो है वो वफाक में जो है वो एज मिनिस्टर इंफॉर्मेशन जो है वो डिलीवर कर चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर अगर वो सीनियर मिनिस्टर के तौर के ऊपर असिस्ट कर रही हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा को, और वहां पर जो है वो उनको उनके लिए एक
वो कर रही है, तो इसमें मैंने नहीं ख्याल कि कोई इसमें कोई चंबे की बात होनी चाहिए। अता ऊपर है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम नीचे अपना काम कर रहे हैं। सही। अच्छा, वक्त क्योंकि कम है, मैं अगर आप चाहेंगी ये जितने सवाल अब मैं आपसे करने लगा हूँ इस पे मैं आपको शॉर्ट सुनवा सकता हूँ, बट यू हैव टू ट्रस्ट मी कि ज़ुबैर उमर साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब मरीम नवाज़ साहिबा के तर्जुमान रहे हैं आपकी पार्टी की, और जो आपका बेसिकली इंफॉर्मेशन सेल है जो तमाम मामलात को देख रहा था उसके बड़े करता धरता रहे हैं। उन्होंने बाजवा साहब के जो मामलात हैं, पहले तो आप मुझे ये खुद बता दें कि बाजवा साहब से मंसूब जो 3 कस्में हैं, आप उन तीनों पे ट्रस्ट करती हैं? वो दुरुस्त बात कर रहे हैं? मियाँ साहब की लंदन रवानगी में उनका कोई हाथ नहीं था, वो एक्सटेंशन नहीं चाहते थे, और तीसरा मामला जो इंतहाई अहम है, उन्होंने ये भी कहा कि रजीम चेंज में उनका कोई किरदार नहीं था। डू यू एग्री? देखिए, इसमें ऐसा हम वी आर नोबडी, अल्लाह जाने। अब उन्होंने वैसे जितनी बड़ी बड़ी कस्में खाई हैं, अगर वो दुरुस्त हैं और उन्होंने वाकई इतनी कस्में खाई हैं, तो मैं तो इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं उनके लिए जो है वो किसी किस्म का सच झूठ का फैसला कर सकूं। और ये भी यकीनन ये अल्लाह पाक के वो है, वो किसी के सच झूठ का फैसला कर सकते हैं। अब मेरा ख्याल है कि हम बहुत आगे आ गए हैं। अब हमें पाकिस्तान की बात करनी चाहिए, गरीब आदमी के मसाइल की बात करनी चाहिए। अब ये बाजवा साहब ने क्या किया, फलाने ने क्या किया, इमरान खान क्या कर रहा था, ये अब लोग इसको सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, मुझे लगता है। लोग इंटरेस्टेड हैं, ट्रस्ट में। लोग जो है बड़े कीनली इस सारे मामले को देख रहे हैं और वो आपके जवाब को भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इस पे क्या जवाब देंगी। ये जुबैर उमर साहब जरा सुनवाएं प्रोड्यूसर साहब। इन्होंने गुज़िश्ता रोज जो इलाज के मियाँ साहब के हवाले से रवानगी है जी। एक मिनट, अभी आपने खुद कहा रहे हैं, तो जब वो रहे हैं तो उनको मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं। आप वो एक अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कुछ भी कह सकते हैं। मैं बाउंड नहीं हूं उनकी किसी भी बात का जवाब देने के लिए। बट ही सेइंग कि बाजवा साहब, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि वो एक दबंग आदमी थे। वो एक जाहिर है कि तमाम मामला आप सुन लें, वो लंदन रवानगी के हवाले से मियाँ साहब की, क्योंकि जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है ना। तो जुबैर उमर साहब कोई मतलब इस पोजीशन में है कि उनकी कहीं भी बात जो है उसको बहुत अहमियत दी जाए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अब मतलब अब क्या फायदा, अब जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं, या तो जब वो तर्जुमान थे और जब वो गवर्नर थे तब वो ये गुफ्तगू करते, तो मैं समझती भी सही कि वो अब वो किसी बात पे खफा हैं और खफा होके वो ये बातें कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझती कि मुझे उसको जो है वो रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है। हमारे पास और बहुत कुछ है और बात करने के लिए। बट दिस इज वेरी सीरियस, क्योंकि वो आपके पूरा जो मुस्लिम लीग नून का बयानिया है, जो जिस हालात से आप गुजरे 2017 ऑनवर्ड्स, वो उस सारे के ऊपर एक इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क। एक तो वो ये जो उनकी गुफ्तगू है उसका लुबेलुबाब मैं आपको बता देता हूँ, उनकी बात नहीं सुनवाता। वो ये कह रहे हैं कि जो मियाँ साहब हैं उनके प्लेटलेट्स की रिपोर्ट मैनेज की गई थी और उसमें बाजवा साहब का किरदार था। मियाँ साहब गालिबन बीमार नहीं थे। आप क्या कहेंगी? आप मुझसे उनको शर्म आनी चाहिए। पहले तो मैं ये कहूंगी कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते। और जो उनको किस कैपेसिटी पे, किस क्वालिफिकेशन पे पहले उनको वजीर लगाया, फिर उनको गवर्नर लगाया, फिर उनको तर्जुमान बनाया, ये सब करने के लिए छोड़िए वो क्या कहते हैं, वो आप जो कह रहे हैं वो उनकी मर्जी है। लेकिन ये मैटर ये करता है कि डॉक्टर फैसल जो है, जिनको इमरान खान के राइट हैंड थे, जिनको पूरा बोर्ड बना के जिनकी सरबराही वो कर रहे थे, मियाँ साहब की तमाम रिपोर्ट्स को देखते हुए वो क्या कह रहे थे। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो सूबाई वजीर सेहत थी, उनकी जो है वो क्या राय थी और उन्होंने जो है मियाँ साहब की सेहत के बारे में उन्होंने क्या कहा, ये मैटर करता है। जुबैर तो उस वक्त भी वो जो है वो घर से बाहर नहीं निकलते थे, उस वक्त भी वो मेरा ख्याल है कि सिंध में बैठे हुए थे, तो कराची में बैठ के उनको क्या पता कि यहाँ के क्या हो रहा था। हम भुगत रहे थे, हम सड़कों पे थे, हमें पता है वहां क्या हो रहा था। लेकिन उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन वाले मामले पे बड़ी सीरियस बात की उन्होंने, कि पहली एक्सटेंशन और उसके बाद 2021 के आखिर में नून लीग ने और मियाँ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने एक्सटेंशन ओके की थी बाजवा साहब को जब मामलात हमारी फेवर में आए, और दोनों मामलात में उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब ने की थी। दैट इज वेरी सीरियस। नहीं, दैट इज नॉट दैट सीरियस। मैं उनकी बात को सीरियस नहीं ले रही, मैं उनको सीरियस नहीं ले रही, आप उनकी बातों को सीरियस कह रहे हो। ये आप एक डिप्रेशन में, एक परेशानी में जो है वो ऐसे शख्स की बातें हैं जो शायद पार्टी में अब वो पोजीशन नहीं रखते जिसके ऊपर वो पहले रहे हैं, उसका गुस्सा वो शायद निकाल रहे हैं। तो मैं नहीं समझती कि उनकी बातों के ऊपर मुझे रिस्पॉन्ड करके कोई अहमियत देनी चाहिए। सही। फाइनली एक चीज और, क्योंकि वो उनकी राय नहीं है, वो बाकायदा मीटिंग का हवाला दे रहे हैं, आम आदमी की बात करते हैं। छोड़ो, मरियम नवाज साहिबा जो लोग वो बातें कर ही इसलिए रहे हैं ताकि उनको अटेंशन मिले, मरियम साहिबा लाइमलाइट लेने की आदत है,
जी। उनको ये बातें कर ही इसीलिए रहे हैं कि आप और मैं उनके बारे में बात करें, हम क्यों उनको इतनी इंपॉर्टेंस दें। मरियम साहिबा मुस्लिम लीग नून के मज़ाहमती बयानिया की ओपनिंग बैट्समैन थी, और उन्होंने जो जलसे किए, जिस तरीके से उन्होंने मज़ाहमत की तहरीक लेकर निकली, उसने नून लीग का ग्राफ जो है वो पब्लिक में बहुत बुलंद किया। वो चेंज हुआ कैसे हुआ ये एक अलहदा बहस है, लेकिन वो कहते हैं कि 4 घंटे की मुलाकात उन्हीं के कहने पर, मियां साहब के कहने पर बाजवा साहब के साथ की, मैंने की, उन्हें कन्विंस किया, वो कन्विंस हुए। 5 से 6 दिन के अंदर मरियम साहिबा के लिए तमाम मामलात रिलैक्स हो गए, वो जेल से भी बाहर आ गई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी चलने लगी, जलसों की इजाज़त भी मिल गई। तो वो इल्ज़ाम ये बेसिकली, वो जो गुफ्तगू है वो ये कह रहे हैं, आप कहते हैं, मैं आपको सुनवा देता हूँ। वो कह रहे हैं कि जो ओपनिंग बैट्समैन थी मज़ाहमती बयानिया की, बेसिकली वो सारा मामला तयशुदा चल रहा था। अब फिर आप उसको उन्हीं को ले आए हो, पता नहीं आपके पास और शायद सवालात नहीं रहे No, I हैं। have a मैंने lot of सिर्फ इतनी questions. गुजारिश, मैं 1 मिनट, नहीं, मुझे लग रहा नहीं है, क्योंकि मैंने कई दफा रिक्वेस्ट की, फिर भी आप उस पे आ रहे। बात यह है कि मुझे छोड़ो, मैं क्या कह रही हूँ। जुबैर उमर साहब खुद क्या फरमाते रहे हैं, खुद वो क्या कहते रहे हैं जब उनकी ये खबर बाहर निकली थी, उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दी थी, उन्होंने क्या, मैं जाती हैसियत से, मेरा पुराना ताल्लुक है, मेरे खानदानी। तो मतलब अब वो जो है वो किस एजेंडे पे है, वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं नहीं समझती कि मुझे उनके एजेंडे को जो है उसके ऊपर गुफ्तगू करके उनको अहमियत देनी चाहिए। मैं ओके, फिर भी यही मरियम नवाज साहिबा कितना कंफर्टेबल हैं पंजाब में? वो मामलात आपको लगता है कि जाहिर है कि एक धचका तो लगा 2024 8 फरवरी के इलेक्शंस में, नून लीग का जो माजी है इस सूबे का वो बड़ा मुख्तलिफ है और 2024 बड़ा मुख्तलिफ है। लेट्स जस्ट से 2 साल, 3 साल, 4 साल डाउन द लाइन और 5 years डाउन द लाइन जो उनका टेन्योर बनता है, मरियम नवाज साहिबा बाउंस बैक करवाएंगी नून लीग को या नहीं? ऑलरेडी करवाया है उन्होंने, और ये आप इलेक्शन रिजल्ट्स जो हैं उसमें आपने देख लिया है। अभी जो बाई इलेक्शंस हुए हैं उसके अंदर ये आपको याद रखना चाहिए कि बाई इलेक्शन एक 2018 के इलेक्शंस के बाद भी हुए थे, जिसमें इमरान खान ने अपनी पिशावर की सीट जो है वो छोड़ी थी, और उसके बाद वो एग्जैक्टली 2 महीनों के अंदर अंदर वो हार गए थे उस सीट से। सो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ना सिर्फ अपनी सीटें जितवाई हैं, बल्कि साथ हमने एक वजीराबाद की उनकी अपनी सीट जो है पीटीआई की है, जो थी, पीटीआई तो खैर थी नहीं, बार बार मैं पता नहीं पीटीआई क्यों कह देती हूँ, जो आजाद उम्मीदवार ने जीती थी वो भी जो है वो हमें मिल गई है। और इसके अंदर टोटल उनकी जो वो 2 महीने की कारकर्दगी है, जिसके अंदर उन्होंने आम आदमी को ये यकीन दिलाया है कि एक ऐसी चीफ मिनिस्टर इस वक्त पंजाब के अंदर मौजूद है जो उनके ना सिर्फ मसाइल को जानती है, बल्कि उसको हल करने का पूरा एजेंडा रखती है, बल्कि बहुत सारी चीजें जो इतने छोटे से 1-1.5 महीने के टर्म के अंदर जो है उन्होंने बहुत सारी चीजों को हासिल भी कर लिया है। तो इस जो ये यकीन है, इस वोटर ने जो है वो दोबारा उस वोटर को माइल किया है। हमारा वोटर बाहर निकला है, पीटीआई का वोटर जो है वो बाहर नहीं निकला, और वो ये यकीनन मायूस है, क्योंकि पीटीआई के वोटर के पास अब यही एजेंडा है कि जलाओ, घिराव करो, मार दो, सड़कें बंद करो, जुलूस निकालो। और अब आप देख रहे हैं कि उन्होंने जितनी भी कॉल्स दी हैं उसके ऊपर जो पब्लिक जो वो पार्टिसिपेशन है वो कितनी थी, इससे आप बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह मरीम नवाज शरीफ साहिबा की क़यादत में पीएमएलएन इज गेनिंग बैक। और योर अपोजिशन हैज अ कंप्लीटली डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन उसको जरा बाद के लिए उठा रखते हैं। ये बताइएगा कि मियां साहब जो हैं वो कब तक सदारत संभाल रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज की? बहुत जल्द हमारा जो है वो जनरल काउंसिल का इजलास एक्सपेक्टेड है, और जनरल काउंसिल के इजलास में जो है वो पूरी पार्टी का एक ही एजेंडा है कि मियां नवाज शरीफ साहब को जिस एक साजिश के तहत उनको पार्टी सदारत से जो है वो फारिग किया गया था, वो दोबारा जो है वो उनको दी जाए, क्योंकि चाइना से वापसी के फौरन बाद समझें, एक्सपेक्ट करें? कब जी? चाइना से वापसी के फौरन बाद एक्सपेक्ट करें? सो दैट मीन्स कि ये 8-10 दिन में ये काम होने वाला है, ये आपका मतलब है? 8 से 10 रोज जल्दी। अच्छा, 8 से 10 रोज से भी पार्टी जब फॉर्मली अनाउंस करेगी मैं तब बता सकती हूँ। सो सही। फाइनली मुझे ये बता दीजिएगा, अगेन आप इसकी एक्सप्लेनेशन दे चुकी हैं, आपके वजीर बनने के बाद, वजीर इत्तलात बनने के बाद एक बयान जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग हुई वो मरीम नवाज साहिबा के कपड़ों जोड़ों के हवाले से था कि 800 रुपये में, एक तो आप उसकी वजाहत अगर देना चाहें दे दें, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि मैं तो इस बात पे चले आपकी बात मान लेता हूँ कि वो नॉर्मली सादा कपड़े 800 का जोड़ा पहनती होगी, लेकिन उनके जो बैग्स हैं, हैंड बैग्स लुई विटॉन के, गुच्ची के, वो ओरिजिनल हैं या वो जो साथ लेकर चलती हैं वो रेप्लिका हैं, फर्स्ट कॉपी, सेकंड या थर्ड कॉपी हैं?
पहले तो मुझे दिखाओ कि कहाँ देखा तुमने उनका बैग, वो तो बैग लेती नहीं है इस सऊदी अरब के उनका दौरे उनके में पास कोई सऊदी उनके अरब नहीं, सऊदी अरब के दौरे पे तो जाहिर है जब वो गई होंगी, जाहिर है वो तो तब तो आपको कैरी करना पड़ता है ना, आपके अंदर सामान होता है, हम्म, अदरवाइज रूटीन में तो बैग कैरी नहीं करती। नंबर 1। हम्म, नंबर 2 ये है कि कुछ लोगों के जो है वो मुकद्दर में मरियम नवाज शरीफ साहिबा के जूते देखना और सही। उनके कपड़ों पे बातें करने के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। उनकी कारकर्दगी पे बात होनी चाहिए। मैं एक ईद का जो है ट्रांसमिशन थी जिसके अंदर मरीम साहबा के फैशन सेंस के बारे में बात हो रही थी और मैंने उस पर कहा, मैंने बात यहाँ से शुरू की कि उन्होंने अपना लाइफस्टाइल बहुत जो है वो चेंज कर लिया है सीएम बनने के बाद। सही। अल्हम्दुलिल्लाह वो साहिबा इस्तात खातून है। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अच्छी, वो मतलब जो चाहे वो पहन सकती हैं। एक तो उनको किसकी इजाजत की जरूरत नहीं, नंबर 1। नंबर 2 ये वो अफोर्ड करती हैं तो वाई नॉट। लेकिन मैंने कहा कि रूटीन के अंदर उन्होंने बहुत सादा कपड़े जो है वो पहनने शुरू कर दिए। अब एक फूलों वाली कमीज जो है ना, वो बड़ी आसानी से, बल्कि जहां आपने ये देखा कि जो एक प्रोपेगेंडा सेल जो है जिसने ये सब किया, उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बाजारों के अंदर जाकर जो है वो दिखाए, पूरे पूरे सूट भी दिखाए कि जो मिलते हैं, जिनको नहीं मिल रहे थे 800 रुपए के सूट, वो भी, लेकिन जिनको नहीं दिखना उनको नहीं दिखना। बात यह है कि ये इसके ऊपर क्या, इसके ऊपर बात होनी चाहिए कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने बैग कौन सा लिया है, उनके कपड़े कैसे हैं, क्या ये बात होनी चाहिए कि उन्होंने मुल्क के इस सूबे के अंदर एयर एम्बुलेंस जो है रिकॉर्ड टाइम में वो ला रही हैं। उन्होंने 64 लाख खानदानों को निगहबान रमजान पैकेज दिया है। वो दस्तक जैसा एक लैंडमार्क प्रोग्राम शुरू करने जा रही हैं। वो हमारे बच्चे बच्चियों को जो है वो स्कूटीज देने लगी हैं। उन्होंने कैंसर का हॉस्पिटल नया शुरू कर दिया है। वो एक नया कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल सरगोदा में बना रही है। इन चीजों पे बात होनी चाहिए। सही। इन तमाम पे भी बात होनी चाहिए और यकीनन एक चीज़ जो आपके जिन्होंने आपको वोट देकर मरकज़ में कम अज़ कम वजारत उज़्मा के ऊपर मुस्लिम लीग नून को पहुंचाया, वो ये कह रहे हैं कि जो गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की गई है उसके ऊपर किसान से नहीं उठाई जा रही। मिडल मैन 3,000 पर उठा रहा है, 3900 16 रुपये पे रोटी चलें। ठीक है, ये तमाम मामलात हैं। वक्त ख़त्म हो गया है, मैं इसको किसी वक्त और वक्त के लिए उठा के रखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से जुड़ी मजीद खबरों पर बात होगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान के सियासी मामलात पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में मुझे ज्वाइन कर रही हैं उज़्मा कारदार साहिबा, ताल्लुक़ है मुस्लिम लीग नवाज से। गुफ्तगू का आगाज़ मैं करूँगा अज़हर सदीक़ साहब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। अज़हर सदीक़ साहब, आप इस सेगमेंट से पहले जो 2 सेगमेंट्स हैं मेरे साथ मौजूद थी जो वज़ीर इत्तलात पंजाब हैं उज़्मा बुखारी साहिबा, वो ये कह रही हैं कि अपनी परफॉर्मेंस से मुस्लिम लीग नवाज ने 73 दिनों में 8 फरवरी से 21 अप्रैल तक तहस नहस कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि मरियम साहिबा की जो परफॉर्मेंस है उसने लोगों को ये एक उम्मीद दिलवाई है और लोगों का कॉन्फिडेंस मुस्लिम लीग नून में बहाल हुआ है। इसलिए आप लोग इलेक्शन 21 अप्रैल का हार गए हैं। क्या कहेंगे? यार कोई मजाक और कर लो तो अच्छा है। टिकटॉकर वजीर आला ने क्या कर रहा है? माँ सिवाय मुख्तलिफ स्कूलों में जाकर टिकटॉक बनाकर, उसके अलावा क्या? वो पूरे पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं। मेहरबानी करके अपना अल्फाज का चुनाव जरा सही रखें। अभी आप चुप रहे, आराम से बात सुने, चुप करके आप। नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं बिल्कुल नहीं चुप रहूंगी। वो आपकी चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, आप मेहरबानी करके इज्जत से उनका नाम लें। वास्ता इनका क्या आप प्रोग्राम खराब कर रहे हैं ऐसे लोगों को बुला के? नहीं, आप मेहरबानी करके आगाज में थोड़ा सा आगाज में क्या समझते हैं? परेशान हो देखिए, आगाज में एक मिनट सीज फायर प्लीज प्लीज प्लीज। अपनी टर्न के ऊपर बात कीजिए और लेट्स जस्ट रीफ्रेज आर वर्ड्स। हम इसको थोड़ा सा डिफरेंटली बात कर लेते हैं। लेकिन मुझे बताइएगा अज़हर सदीक़ साहब, ये जो 21 अप्रैल का जो इलेक्शन है, ये नून लीग के कुछ अपने पुराने लोग भी कह रहे हैं कि मैनेज हुआ है। दानियाल अजीज साहब इस किस्म की बात कर रहे हैं। आपका एग्जैक्टली मामला क्या है कि वो जमात जिसने मार्च 2022 के बाद जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है उसमें ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ली तमाम इंतखाबात में, ज़िमनी इंतखाबात में, जो भी इलेक्शन हुआ उसमें पीटीआई ने आउटस्मार्ट किया अपने ओपोनेंट्स को। 21 अप्रैल को क्या गलत हुआ? देखिए, 4 चीजें नोट कर लीजिएगा। पहली तो बात है, मुझे बताएं ये कौन होते हैं दफा 144 का निफाज करने वाले?
नहीं, इन्होंने दफा 144 का निफाज किया, मैंने वो चैलेंज किया, आज भी हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़ा है। सही। ये कौन होते हैं इलेक्शन की लिस्टें जो तब्दील करने के लिए? बाहर लिस्टें कुछ और हैं, अंदर लिस्टें कुछ और हैं। फिर ये बाकायदा जो डब्बे भरे गए, अब मैं नहीं कह रहा, ये दानियाल अजीज और बाकी सबसे पूछ लेना, यानी बंदा थोड़ा सा कोई शर्म और हया हो, आप बताएं ना कि क्या ऐसा कोई तीर मारा है। या तो दूध की नहरें बह रही हो, महंगाई खत्म हो गई हो, यहाँ पर डॉलर नीचे आ गया हो, अब बिजली सस्ती हो गई हो, या 300 यूनिट मुफ्त देने थे, कोई ऐसी चीज काबिले कदर चीज ये बताए ना। उस्मा बुखारी साहब का तो शायद पता ही नहीं है उन्हें कहाँ पता है इस बात का। वो तरीकाकार यही है, बेहतरीन मुलाजमत का एक आदमी रोल प्ले करता है, एक अच्छा मुलाजिम को जैसे कहा जाता है, हाँका जाता है, उसी तरह लेकर किसी ने कहा कि पीर को पर नहीं लगे मुरीद लगा देते हैं। हमारे यहाँ तो असल मसला ये है, हम नहीं सोचते ये बात करते हुए कि हमें अगर नेशनल चैनल पे बैठे हुए हैं तो हमें सच बोलना है, हमें अवाम की नुमाइंदगी करना है, कल उस रब को भी जवाब देना है। फिर हमारे अपने ऊपर जो जिम्मेदारियां बहुत हैं, यानी ये जो तरीका कार है ना, इस तरीके कार से ये नहीं चलने वाला, टोटल फेलियर। वजह क्या है? यानी वो लोग बात करेंगे, मरियम नवाज का बयानिया क्या था, वोट को इज्जत दो का, वो तो तहस और नहस हो गया। बताएं जरा, वोट को इज्जत का बयानिया चला कोई? क्या ऐसी खास चीज है जो रही है भाई? वो तो लेट गए हैं, वो तो बेहतरीन पॉलिश की जा रही है। अब अवाम कभी आम बंदे के सही। निकल के सड़क मुझे इस पे जवाब लेने दें। उज़मा गारदार साहिबा, अजहर सिद्दीक साहब कह रहे हैं कि कौन सी दूध की नहरें बहाई हैं आप लोगों ने जो लोगों के दिल बदल गए हैं? कोई काबिल कदर मनसूबा ही गिनवा दें, कोई बात बता दें, बिजली के बिल कम कर दिए हों, गैस के बिल कम कर दिए हों, महंगाई ख़त्म कर दी हो, डॉलर नीचे ले आए हों, पेट्रोल की कीमत कम कर दी हो। तो ऐसा कौन सा गुर है जो पंजाब के 21 अप्रैल के इलेक्शंस में मुस्लिम लीग नवाज 10 सीटें ले गई? देखें, बात सारी ये है कि अदर सदीक साहब को थोड़ी बदहजमी हो गई है, क्योंकि इनके ख्वाबो ख्याल में नहीं था कि चीफ मिनिस्टर जो हैं वो मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो बन जाएंगी। तो उनको ये किसी को बात हजम नहीं हो रही है। इनका जो झगड़ा है असल में वो हमारे साथ तो नहीं है, इनका झगड़ा है जनाब इलेक्शन कमीशन के साथ। अगर इनके पास कोई सबूत है, ये जो आए बाएं शाएं हर वक्त और रोना पीटना और इनकी चीखें आसमान पे हर वक्त पहुंच रही होती हैं, तो इनको, ये लॉयर हैं बैठे हुए आपके मेहमान, इनको चाहिए कि जाएं इलेक्शन कमीशन के पास, सबूत लेके जाएं, और अगर सबूत होगा इनके पास तो इनकी बात भी सुनी जाएगी, इनकी बात सुनी जाएगी। लेकिन इनको इनके पास सबूत तो धेले का नहीं होता ना। इनके पास 8 फरवरी का कोई सबूत था ना, इनके पास अब कोई सबूत है। इनके पास सिर्फ हेले बहाने हैं, इनके पास रोना धोना है। बात सारी ये है कि मरियम नवाज साहिबा ने जो 1.5 महीने की परफॉर्मेंस है, मेरे ख्याल में बुज़दार 3.5 साल में कुछ नहीं कर सका। आते साथ ही उन्होंने जो 30 अरब का रिलीफ पैकेज रमजान शरीफ में दिया, 65 लाख घरों को डोर स्टेप पे उनको रिलीफ पैकेज दिए, तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों को फायदा हुआ। आते साथ ही तो वो उसका सबसे पहले उन्होंने वो काम किया। फिर उसके बाद आप देखें कि रोटी इस वक्त 16 रुपए की उन्होंने की है, 500 रुपए की सब्सिडी दी गई है 20 किलो के आटे के थैले पे। और ये वो सिर्फ बात हवा में नहीं करती हैं, जब वो एक बात करती हैं तो उसको करके दिखाती हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है। वो नोटिफिकेशन हर नान बाई के दुकान के बाहर लगा हुआ है और वो सारी मॉनिटरिंग हो रही है, प्राइस कंट्रोल कमिटीज जो मैजिस्ट्रेट्स हैं, ताकि अवाम को रिलीफ पहुंचे। सही। अजहर सिद्दीक साहब कि उन्होंने इस वक्त 600 सड़कें जो हैं उनकी रिपेयर का काम पंजाब में शुरू हो चुका है। ये 3.5 साल में सड़कों का बेड़ा गर्क हो गया। फार्म टू मार्केट जो सड़कें थी वहां पे उनका सत्यानाश फिर गया था। 147 अरब जो है वो उन सड़कों की रिपेयर के लिए काम जारी है। ये गुज़श्ता 3.5 साल में सड़कों का हर जगह इस वक्त जो है वो कूड़े के ढेर जो है वो खत्म हो चुके हैं। उज़मा गारदार साहिबा, जो है वो सफाई सुथराई, DHQs और BHQs जितने हैं आपके अस्पतालों की, उनकी सारी अपग्रेडेशन। आपको मेरी आवाज आ रही है? 20,000 मोटर बाइक्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं वो तकरीबन उसका वो प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया है और मुल्तान में उसका इजरा होने जा रहा है। सही। आप मेरे साथ ही रहे। मुझे भट्टा मजदूरों की तालीम जो खत्म कर दी थी पिछले टेन्योर में इन लोगों ने, वो भट्टा मजदूरों के जो बच्चों के लिए मेरी आवाज म्यूट तो नहीं हुई जो है
वो उसका जो शुरू कर दिया गया है उसका। तो ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, कोई एक नहीं है, और ये सारे इसके सही। समरात लोगों को पहुंच रहे हैं। ठीक है। इन लोगों का प्रॉब्लम ये है कि इनका वोटर इनसे ना उम्मीद इसलिए हुआ है कि उसको समझ आ गई है कि ये पाकिस्तान इनकी रेड लाइन नहीं है। इनकी रेड लाइन सिर्फ अपनी सियासी एजेंडा है। सही। ये चाहते हैं कि मुल्क में इंतशार। मैंने आपसे और भी सवाल करने हैं, आप एक सवाल का इतना तवील जवाब दे रही हैं। आप बाजवा साहब ने जो गुफ्तगू की है, जो कस्में खाई हैं, उसके बाद आपकी पार्टी के लोग जो बात कर रहे हैं। अजहर सिद्दीक साहब, एक मिनट, ये अजमा साहिबा को गालिबन मेरी आवाज़ नहीं जा रही, इनकी आवाज़ म्यूट करें प्रोड्यूसर साहब। उनको गालिबन मेरी आवाज़ नहीं जा रही। मैं सवाल बाजवा साहब के हवाले से भी करना चाह रहा था। अजहर सिद्दीक साहब बताइएगा, बाजवा साहब से मंसूब 3 कस्में, एक कसम ये कि उनका कोई किरदार नहीं था मियाँ साहब की लंदन रवानगी में, इस पे पहले आगाज कर लेते हैं, क्या कहेंगे? अच्छा, पहले तो मैं बताऊं, रटालाइजेशन इज द बेस्ट क्वालिफिकेशन इन द पाकिस्तानी नेशन। तो लिखी पढ़ी से एक तकरीर दे देते हैं और वही बोलना, यानी 1000 बार सोचना चाहिए। अवाम बैठी देख रही होती है और सच देख रही होती है। सबसे पहली बार इसका जवाब बड़ा सीधा सा है। इमरान खान साहब का कहा गया कि इमरान खान को जनरल बाजवा साहब लेके आए, ये कहा गया था आपके सामने। खाने मजीद के हवाले से झूठ बंदे को 1000 बार सोचना चाहिए, फिर बंदा डाउट पे आ जाता है कि एक मुसलमान होके इतना बड़ी कसम कैसे उठा लेता है। अगस्त 2018 में 18 में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई। खुद ख्वाजा आसिफ साहब ने चैनलों पे आकर कहा कि अप्रैल 2019 में 8 महीने बाद उनसे राब्ता हो गया जनरल बाजवा साहब से। ये तो मैं नहीं कह रहा, तो खुद बताया उन्होंने। और उसके बाद अपना, अगर इन चीजों को समझ आए आप, बाकी 2 सवालों का जवाब भी मैं ही दे दूं या आप मैं जरा उज़मा कारदार साहब, ये तो इतनी बात है जो अजहर सिद्दीक साहब तो बात कर रहे हैं सिर्फ ख्वाजा आसिफ साहब तक। जुबैर उमर साहब जो तर्जुमान रहे हैं मरीम नवाज़ के, मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे, अभी भी वो खुद को मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ ही एसोसिएट करते हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट्स बनवाई थी, गालिबन बीमार भी नहीं थे मियाँ साहब, और ये सब कुछ मैनेज किया था उस वक्त के आर्मी चीफ ने। हजूर, आप इनसे पूछ लें, ये यास्मीन राशिद जो पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर थी, उन्होंने बड़े जनाब एक फैनफेयर के साथ और बड़ी रिपोर्टों के साथ, जिसमें फैसल सुल्तान है, उन्होंने भी रिपोर्टें चेक की थी। उन्होंने कहा था जी इनकी जो हेल्थ है वो बहुत इस वक्त सीरियस है, और अगर आपने इनको ना भेजा बाहर तो ये इनकी जान के लिए खतरा भी साबित हो सकता है। तो ये तो इनकी हुकूमत ने भिजवाया उनको। अब ये क्यों आए बाएं शाएं कर रहे हैं? ये रटा रटाए जो इनका जो बयानिया है ना, तो वैसे ही वो लोगों ने उसको उठा के बाहर फेंक दिया है, क्योंकि तवातर के साथ ये लोग झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि लोग जो है उनको हर एक को इन्होंने गुमराह करने का ठेका लिया हुआ है। लेकिन अब लोगों को समझ आ गई है, उनको पता है कि ये मईशत जब बेहतर होने जा रही होती है पाकिस्तान की, तो ये रखने डालते हैं, ये इंतशार फैलाते हैं, और ये कहते हैं श्रीलंका बन जाए पाकिस्तान। इसलिए क्योंकि अगर पाकिस्तान जो है उसकी मईशत बहाल हो गई तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। ये क्यों कौन सा चूरन बेचेंगे जाके लोगों को? और बाजवा साहब के साथ, बाजवा साहब की मैं आपको बात बताती हूँ, 3.5 साल तो हमने ये सुना, एक पेज। खुद अपने मुंह से जनाब बानी साहब फरमाते थे, हमें कोई कानून पास कराना होता था तो हम बाजवा साहब के पास जाते थे। हमें जब कोई हमें बजट पास कराना होता था, हम बाजवा साहब के पास जाते थे। हमारे अगर कोई इल्हाक जिनके साथ हमने पार्टीज के साथ MQM बाप वगैरह के साथ किया था, वो हमें प्रॉब्लम कोई देते थे, हम बाजवा साहब के पास जाते थे। तो ये तो 3.5 साल उनका कोलैबोरेशन आपके अपने रहनुमाओं के मुताबिक, उनका कोलैबोरेशन बड़ा बेहतरीन था। प्रोड्यूसर साहब जरा सुनवाएं, जुबैर उमर साहब ने इस एक्सटेंशन के मामले के ऊपर क्या कहा? कल गुज़श्ता रोज उन्होंने यही मामला, एक्सटेंशन के मामले पर तीसरी दफा भी बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने चले थे। वो ये कह रहे थे, आपकी पार्टी कह रही है कि आपने, आपकी पार्टी ये कह रही है कि आपने भी एक्सटेंशन ऑफर की। प्रोड्यूसर साहब सुनवाएं। बताया भी था, आपको नहीं याद है? जी अजहर सिद्दीक साहब। अच्छा, मैं बताऊं आपको। आप उज़मा कारदार साहब आप बोलना शुरू करती हैं, हकायक उनके पास है नहीं, मैं आपके सामने रखने लगा हूं। ये बीमारी वाले बहाने में आपको पता है कि जब ये राब्ता हो गया था 2019 से अप्रैल में, और नवंबर 2019 में बाकायदा केस लगा। हम लोगों ने तो इजाजत कब दी थी? हमने तो कोई इजाजत नहीं दी थी। हमने तो इजाजत दी थी कंडीशनल। हमने कहा था कोई 7 अरब के करीब शोटी जमा कराएं, तो वो शोटी चैलेंज इन्होंने की थी। लाहौर हाईकोर्ट ने 50 रुपए के स्टैंप पेपर इजाजत हमने नहीं दी थी।
हमने तो बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया था। और जहां तक रिपोर्टें हैं, वो रिपोर्टें आपको पता है जालसाजी से बकायदा बनाई गई थी। फिर किसी अस्पताल में मियां नवाज जाके ना दाखिल हुए, ना आए और वहां खुद मरियम सफदर और सारा खानदान, आसपास इनके लीडर यही कहते थे कि जनाब जैसे ही जनाब जस्टिस काजी फैसल साहब आएंगे सब ठीक हो जाएगा। ये आपके सामने कहा करते थे कि वो दौर आएगा, और हमने देखा उस दौर में हमने सारा कुछ देख लिया। आज भी एवन फील्ड प्रॉपर्टियों के सबूत नहीं है इनके पास, मनी ट्रेल नहीं है इनके पास, वहां सिवाय ये कि वो दौर बड़ा सुनहरा दौर मिला इनको, जनरल कमर जावेद बाजवा और इनके अपनी मर्जी के लोग। अब तो हाने को पता है, कहने की क्या जरूरत है। लड़ाई अगर किसी की है एस्टैब्लिशमेंट की तो इमरान खान की है। इनमें से बता दें कि इनकी किसी यानी अंदाजा ही नहीं था। नवाज शरीफ खुद किसी एक महफिल में बैठे हुए परेशान हो गया कि उनकी बेटी चाचा से भी 2 हाथ आगे चलेगी। चाचा जो है शहबाज शरीफ उनका खिलाड़ी है, वो डिक्की में बंद होके वो जाता रहा। तो ये तो हालात और वाकयात सामने हैं। और फिर एक्सटेंशन की जहां तक बात है, एक्सटेंशन में तो किसने नहीं कहा, मुझे अच्छी तरह याद है नवाज शरीफ ने बैठकर खुद कहा कि नवाज के बाकायदा सपोर्ट कर रही है। राणा सनाउल्लाह के बयान देख लें, उन सब लोगों के बयान देख लें कि एक्सटेंशन के ऊपर तो ये तो अगर लड़ाई थी जनरल बाजवा के साथ या बाकी लोगों के साथ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो क्यों वोट दिया। ये सबूत है इस बात का कि उस वक्त राब्ता हो गया था एस्टैब्लिशमेंट के साथ, ये ऑन बोर्ड थे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ना, पैदा ही डिक्टेटरशिप की गोद में हुई है। बता दें क्या क्या बातें होती रही। अपना इन्होंने रोग आर्मी के बारे में क्या बातें की, सिरिल अरबिटा ले ले, गुलबशन यादव ले ले, क्या क्या बातें की, लेकिन कल जाकर उन्हीं की गोद में बैठ गए। और ये तो बगल बच्चे हैं एस्टैब्लिशमेंट के। ये ड्रामा अब नहीं चलना। साफ शफाफ इलेक्शन हुए नहीं, 45 सही है। उस्मा कारदार साहब, आपने बात सुन ली है अजहर सिद्दीक साहब की भी। मैं आपको ज़रा क्विकली ये सुनवा दूं कि आपकी जो मज़ाहमती बयानियाँ है मुस्लिम लीग नवाज जो लेकर चलती रही, उसकी ओपनिंग बैट्समैन मरियम नवाज साहिबा, उनको किस तरीके से रिलीफ मिला था, वो जेल से बाहर कैसे आई थी, वो 4 घंटे की एक मुलाकात का तज़किरा है। ज़ुबैर उमर साहब ने क्या फरमाया था, ज़रा सुनवाएं प्रोड्यूसर साहब। उस्मा कारदार साहिबा, ये जो बात कर रहे हैं ये मरियम नवाज साहिबा के तर्जुमान थे। ये बता रहे हैं कि इन्होंने बाजवा साहब से 4 घंटे की मुलाकात की और उसके 5 से 6 दिन में मरियम साहिबा के तमाम मामला ठीक हो गए। तो ये मज़ाहमत किस किस्म की हो रही थी, ये फिक्स्ड मज़ाहमत थी? देखिए मेरी बात सुने, पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जी। जुबैर उमर साहब जो थे उस वक्त क्यों नहीं कुछ बोले थे? ये आप जुबैर उमर साहब से पूछे, मेरे से पूछने का सवाल नहीं। मेरी बात सुने ना, मुझे बात मुकम्मल करने दें। आप जुबैर उमर साहब के अगर पार्टी की लीडरशिप के साथ कोई इख्तलाफात अगर चल रहे हैं, जो कि बिल्कुल लग रहा है कि चल रहे हैं, तो अब उनको हर चीज याद आ रही है, अब वो हर चीज की बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई वजन नहीं है। अगर आपने इस तरह की कोई बात सुनी थी या देखी थी तो आपको उस वक्त करनी चाहिए थी, ना कि अब जब आपकी लीडरशिप के साथ इस वक्त डिफरेंसेस चल रहे हैं। सबको पता है कि उनके डिफरेंसेस चल रहे हैं। ये अजहर सिद्दीक साहब जो है ना, ये बड़ा इनका वतीरा है। हर एक पे इल्जामात की बारिश, हर एक पे कहना कि जी चोर है, डाकू है। ये पहले अपने बानी ये जो कैदी 804 हैं उनके केसेस पे गौर करें। जरा मुझे बात मुकम्मल कर लेने दें। ये कैदी नंबर 804 के जो ओपन एंड शट केसेस जिसमें कई फर्दे जुर्म भी आयद हो गई है, उन पे गौर करें। तोशे खाने में उन्होंने क्या गबन किए, फिर उन्होंने ये फॉरेन फंडिंग में उनके ऊपर फर्दे जुर्म आयद हुई, फिर उन्होंने ये तोशे खाने की ये जो घड़ियां, और फिर जो अलकादर ट्रस्ट में जो उन्होंने 450 कनाल जमीन हड़प कर ली, और जो 5 कैरेट के डायमंड उनकी बेगम साहिबा को पसंद आए तो वो उसके पीछे वो जनाब पूरी दुनिया चलती रही। सही। उस्मा कारदार साहिबा, I've run out of I have run out of time। उस्मा कारदार साहिबा, उस्मा कारदार साहिबा, I've run out of time। शो का वक्त हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अजहर सिद्दीक साहब आपका बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इतना। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।